में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। हाय, गुड मॉर्निंग। 10 की दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन, वीकेंड की क्यूज बहुत दिक्कत भरे यानी कि यूएस के मार्केट्स ऊपर से करीब 600-700 पॉइंट करेक्ट हुए, 500 पॉइंट डाउ फ्राइडे को गिरा। वहां के सारे बेंचमार्क्स 0.25% के आसपास ही कमजोरी फ्राइडे को डिलीवर कर रहे थे और पेनफुल रहा है सितंबर का महीना जब 10% यूएस मार्केट करेक्ट हुआ और इनफैक्ट ईयर टिल डेट तो गजब का करेक्शन वहां के मार्केट से झेला है। फ्राइडे के करेक्शन के बाद यूएस पूरा वो डाउ बियर मार्केट टेरिटरी, अब तो 22% अपने हाई से ज्यादा करेक्ट होके बियर मार्केट टेरिटरी में मंदी का बाजार वहां पे पहुंच गया है। और उसके ऊपर तमाम खबरें आ रही थी वीकेंड पे, बहुत इंटरेस्टिंग खबरें थी। क्रेडिट स्विस डिफॉल्ट कर सकता है, दिक्कत आ सकती है। क्रेडिट स्विस यानी कि एक प्रोमिनेंट यूरोपियन बैंक, उसको लेके कंसर्न्स माउंट हो रही थी। उसी कंसर्न्स के साथ साथ एक और स्टॉक डॉयशे बैंक, वहां पे बहुत पिटा स्टॉक, पिछले कई दिनों से पिटे ही चले जा रहे हैं दोनों स्टॉक। तो कंसर्न्स डॉयशे बैंक के हालात, एक स्विट्जरलैंड का दिग्गज बैंक, एक जर्मनी का दिग्गज बैंक, इन दोनों को लेके कंसर्न्स माउंट होने लगे। सबको वो लेमैन ब्रदर्स की दिक्कतें, 2008 की दिक्कतें नजर आने लगी। तो इस तरह के न्यूज फ्लोज थे। और इस बीच यूक्रेन रशिया ने एनेक्स कर लिए 4 टेरिटरीज जो कहा गया था, और एडिशनल सैंक्शंस लग गए। तमाम खबरें आती, ग्लोब के हर कोने से पूरी डेवलपमेंट्स थे। तो उस लिहाज से जब आज शुरुआत हुई, इंडिकेशंस थे एसजी की तरफ से मीनिंगफुल नॉक होगा, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड में ही हैं, हम वॉलेटाइल हैं, कई बार रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय ताजा स्थिति है 45 मिनट डाउन द लाइन, हम 2.5% के दबाव के साथ निफ्टी में कामकाज कर रहे हैं। 100-110 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है, 16,700 के आसपास, 16,980-85 के आसपास इस समय भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक, जिसने फ्राइडे को बहुत गजब के मूव्स डिलीवर करे थे, निफ्टी बैंक 900-950 पॉइंट उछला था। सरप्राइज मूव आया था जब फ्राइडे में क्रेडिट पॉलिसी के बाद एकदम से सारा प्रेशर ईज ऑफ होना शुरू हुआ था हमारे भारतीय बाजारों का। प्रेशर इसीलिए क्योंकि इससे पहले 7 दिन हर दिन प्रेशर झेला था, उसके बाद एक रिलीफ फ्राइडे को आया उस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद। तो उसके बाद कुछ हद तक गेन्स गिव अप कर रहा है। वो 900 पॉइंट की तेजी के सामने 300 पॉइंट के इस समय दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन ये क्या है, वॉलेटाइल है। 300 पॉइंट पहले भी गिरे थे, उसके बाद रिकवर कर गया था, फिर कमजोरी अब ग्रिप करती हुई। ब्रॉडर मार्केट्स 1:1 का रेशियो है, स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में, लेकिन भूल जाइए एडवांसेस के फेवर में 1:1 का रेशियो है। और दिक्कत यह है कि वो धीरे धीरे करके लकीरें वापस पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक है, एडवांसेस के फेवर में बाजार इस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में। तो बुरा नहीं रहा कहना चाहिए अब तक के मंडे का जो पहला 45 मिनट था। तो वीरू सब समझ लिया जाए इंपॉर्टेंट लेवल्स, इस समय की बाजार की रीडिंग, मूड का गॉज क्या है, उनका क्या कहता है। वीरू, गुड मॉर्निंग, कैसी लग रही है स्क्रीन 45 मिनट्स डाउन द लाइन? गुड मॉर्निंग आशीष, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे को ठीक लग रही है आशीष। देखिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग है मार्केट, नो डाउट, लेकिन हम आप सीरीज के शुरुआती पार्ट में हैं। और फर्स्ट डे का मैसेज ये था कि जनाब 16,800, 16,900, 17,000 पे पुट राइटर्स थे और बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स विजिबल थे 38,000 पे। जो जैसे सुबह भी कह रहा था कि आई विल बी ए बायर एंड बायर ऑन डिप्स विद थिन वॉल्यूम्स। और अभी भी कहूँगा आशीष, बेस 1 थोड़ा जो जौहर है ऊपर के लेवल पे कम आजमाइए। जो हमारा डेटा है वो इस वक्त 16,800 से 17,200 की चैनल रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे बाहर की नहीं है। सो इस चैनल के लोअर एज पे बेस 1 डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा, और वो क्लियरली मेंशन था 16,886, 816। इस ट्रेजेक्ट्री के आप ऊपर जब तक हैं, मैं थिन वॉल्यूम्स के साथ बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखूंगा आशीष। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बेस 1 क्या है जहां पे पुट राइटर्स विजिबल थे आशीष, वो है 38,080, 37,960। इस बेस 1 के ऊपर ड्यूरिंग द डे जो भी डिप्स आएंगे मैं उसका बायर होऊंगा। लेकिन फिर कहूंगा अभी डेटा आशीष है 16,800, 16,900 का बेस, और ऊपर है 17,100, 17,200 रेजिस्टेंस। तो अभी फॉर द टाइमिंग इस चैनल पे ही फोकस कीजिए आशीष। बात और फ्लोर खोल दीजिए। जो एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स में, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और निर्मल बंग से विकास सालुंखे, आप दोनों का स्वागत है। और आगे मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवा सर होने वाले हैं। तो उनसे भी मार्केट्स के आगे की ट्रेजेक्टरी, कारवा सर के खुद के व्यूज, उन पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। एक बार वो
वीरू का सवाल, अच्छा थर्सडे का सवाल है जिस पे आज आंसर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा फ्राइडे को तो क्रेडिट पॉलिसी आ गई थी, तो फिर उस सवाल पे हम जा ही नहीं पाए थे। 10 बजे ऑनवर्ड्स तो गवर्नर साहब बातचीत करना शुरू कर चुके थे। तो वो जो थर्सडे का सवाल था वो सफ़ेद सफ़ेद दिखा दिया, तो वीरू ने फूल और पूछे थे ये कौन सा फूल है। आप में से बहुत लोगों ने जवाब देने शुरू कर दिए थे। कुछ ही देर बाद वहां पे जाने वाले और आज का एक बढ़िया सा सवाल भी लेकर आएंगे। लेकिन विकास बहुत वॉलेटाइल है वैसे शुरुआत, आज अच्छी शुरुआत हुई लेकिन वॉलेटाइल काफी। क्या लग रहा है ये फ्राइडे के अपटिक्स, अच्छे गजब के मूव, सरप्राइज मूव्स के बाद थोड़ी सी वॉलेटाइलिटी, आप लोग का व्यू क्या बन रहा है निर्मल बैंक का इस समय? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल हमारा व्यू जो यहाँ पे मार्केट में था 17,200 17,300 ऊपर की तरफ एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, बट जिस हिसाब से आज ओपन होने के बाद जो हमने देखा है कि वापस ऊपर में एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला है, वापस 200 डीएमए के नीचे वापस ये फिसलते हुए देखने मिल रहा है मार्केट में। तो ओवरऑल यहाँ पे व्यू हमारा कॉशियस है। जिस हिसाब से आज का ट्रेड चल रहा है तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में जो लार्ज कैप स्टॉक है वहां पे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस रहेगा। नीचे की तरफ वापस 16,700 16,400 ये नीचे की जो नई रेंज है उस रेंज में वापस मार्केट आते हुए देखने मिल सकता है। अगर बाउंस बैक भी आ रहा है तो 17,200 17,300 ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है मार्केट में। जो आज भी हमने देखा ओपन होने के बाद जो बाउंस आया उसके बाद वापस एकदम से सेलिंग प्रेशर ऊपर इसके लेवल से देखने मिली और वापस निफ्टी को 200 डीएमए के नीचे वापस ड्रैग कर चुका है। तो ओवरऑल व्यू मेरा यहाँ पे कॉशियस रहेगा। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। थोड़ा बहुत प्रेशर शायद बढ़ता हुआ नजर आए। वीरू ने जब सवाल पूछा था उस दिन तो विकास उसी दिन कुछ बोलना चाहते थे, तो आज विकास आपको भरपूर मौके मिलेंगे, हम लोग आएंगे उस सवाल पे आपके साथ। लेकिन मानस, गुड मॉर्निंग अगेन। ये आपके 10 के दमदार ट्रेड्स मानस जी। तो देखिए फार्मा पे बहुत बात हो गई और हालांकि फार्मा में ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है और अभी भी मेरा मन फार्मा पे ही था, लेकिन ऑलरेडी हमने काफी बात कर ली है। अगर हम फार्मा के को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और उसके अलावा सेक्टर को ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो खरीदारी का मौका है ओएनजीसी में। देखिए ओएनजीसी एक गैप अप ओपनिंग दिखाया है। ओएनजीसी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पैटर्न पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब करीब 140 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो ओएनजीसी में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 131 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ओएनजीसी में खरीदारी करिए 140 रुपए के टारगेट के लिए। और दूसरी मेरी जो पसंद है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फ्राइडे के सेशन में बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो ब्रेकआउट तो हमने उस दिन देख लिया था। अब करंट लेवल से भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल पे खरीदारी करिए 49 रुपीज 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करिए 52 रुपीज 50 पैसे के टारगेट के लिए। ओके मानस जी की तो कॉल। विकास, आपके दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बताइए, क्या चीज करेंगे आप मार्केट में? थोड़ा सा अगर आप देखें आपका टोन बेरिश था, आपकी कॉल्स दोनों क्या रहेंगे? दोनों भी मेरे सेल साइड में रहेंगे। मुझे लगता है एलएनटी यहाँ पे वीक लग रहा है। वापस ऊपर की रेंज में 1840 1850 पे एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है। आज इंट्राडे में भी हमने नोटिस किया जैसे उस रेंज में है वहां से वापस प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। तो नीचे में 1770 का टारगेट एलएनटी में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ऊपर में 1860 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा आईटीसी ने आज हिसाब से हमने एक देखा है कि एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकता है। 314 के टारगेट के लिए आईटीसी को सेल करके जाना चाहिए। 336 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड। तो दिग्गज हेवीवेट्स पे विकास ने बिकवाली इनिशिएट कर दी है। आईटीसी और लार्सन एंड टूब्रो दोनों पे सेल कॉल आता हुआ। मानस दोनों बाय के साथ जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल सही कह रहे हैं, पिछले शो में बहुत बातचीत हुई थी, तो फार्मा अभी भी प्रेफर्ड पॉकेट है। आप लोग शो देख रहे होंगे पिछला वाला, तो फार्मा पिक्स तो आपके पास आ ही चुकी हैं। तो थोड़ा सा कुछ और चुनने के लिए ओएनजीसी क्योंकि अच्छा मूव कर रहा है और तमाम डेवलपमेंट्स पर खबरों में था ये स्टॉक पूरे वीकेंड। 6% का उछाल, और मानस कह रहे हैं अभी भी अच्छे मूव और डिलीवर करके देगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो भी एक बाय कॉल इस समय का। चलिए मार्केट्स पे आता रहूंगा, कुछ और स्टॉक्स पे पैनल से बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय अब हमारे साथ मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कारवा सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कारवा सर, सबसे पहले तो वीकेंड में सब डरा रहे थे,
वो कोई क्रेडिट स्विस नाम का बैंक है और उसके साथ लेमन ब्रदर्स के कंपैरिजंस ड्रॉ करने शुरू हो चुके थे, और लेमन ब्रदर्स ने क्या किया था वो सब हम देखे हुए हैं। ये क्रेडिट स्विस वाला जो मामला है, कितने फियर्स वाकई बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत है, और कैसे हम लोग नेविगेट करेंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। देखिए, ऐसे ये ग्लोबल नैरेटिव तो बहुत ही नेगेटिव है ऑन द बैंक, आपने जो कहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज इंडियन इन्वेस्टर्स थोड़ा ये सब जितना भी बाहर का जो ज्ञान है उसको भी तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। बिकॉज जब नेगेटिव बातें होती है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें होती है, और जब पॉजिटिव होता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बैलेंस्ड व्यू नहीं आता है बाहर से। तो थोड़ा सा नो डाउट केयरफुल रहना चाहिए कि जो बैंकों के बारे में बोला जा रहा है, क्या पता कितना सही है कितना गलत है। वहाँ के जो स्टॉक प्राइसेस है वो दिखा रहे हैं, बट कभी कभी एक्सेसेस भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बट डोमेस्टिक पोजीशंस आपकी जो भी है वो अपने लोकल फैक्टर्स को देख के फिर ही एक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट बहुत ज्यादा बाहर के ये नैरेटिव से डरना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें, पढ़ें, देखें, लेकिन ज्यादा पैनिक ना कर जाएं एकदम से। और वो पैनिक क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल भी नहीं है, आप भी आज का सेशन देखेंगे तो कोई ऐसा कोई पैनिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हमें थोड़ा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कार्लो साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, ग्लोबली वो रिसेशन के फियर्स। यूके तो कह रहा है हम पहुंच गए हैं, यूरोजोन की कंसर्न्स हैं, सबसे ज्यादा अब यूएस, सबकी नजर तो वहीं पर है। अब यूएस में कई लोग कहते हैं रिसेशन, कई लोग कहते हैं नहीं हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, नहीं ना स्लो डाउन ही रहेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। ये क्या रीडिंग है सर आपकी? ये सेकेंड हाफ इस साल का वाकई इफ्स एंड बट्स में निकलने वाला है क्या? और हम लोग, हमारा मार्केट रेजिलियंट है, हमारे यहाँ इकोनॉमी अच्छी है, वो सब अपनी जगह ठीक है, इकोनॉमी अलग है, मार्केट्स अलग है। मार्केट्स कैसे रिएक्ट करने वाले हैं इन सब डेवलपमेंट्स पे? देखिए, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी फ्लोज, एफपीआई फ्लोज, वो उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। एंड आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिन से जिस हिसाब से एफपीआई सेलिंग वगैरह है, एंड वहाँ के करेंसीज को जो मूवमेंट है, डॉलर जिस हिसाब से स्ट्रेंथन हुआ, फेड ने रेट हाइक वगैरह किए, और जो भी नैरेटिव है, तो शॉर्ट टर्म में तो जरूर आपको ये ग्लोबल नैरेटिव्स को वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड आप देख रहे हैं कि प्राइसेस इम्पैक्ट होते हैं। बट लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा मीडियम टर्म देखें अपने, तो आई थिंक इट्स अपने डोमेस्टिक फंडामेंटल्स और डोमेस्टिक वैल्यूएशंस पे नजर रखें, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। आपने देखा होगा पहले भी जुलाई अगस्त में जिस हिसाब से एफपीआई की बाइंग हुई, तो रिकवरी कितनी शार्प थी, और उसके पहले 3 महीने उनकी सेलिंग थी तो बहुत ज्यादा मार्केट घटे, लेकिन डोमेस्टिक की बाइंग, तो जिन्होंने उस समय बाय किया तो उनको जुलाई अगस्त में फायदा ही हुआ। तो मुझे लग रहा है कि एफपीआई की सेलिंग रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, पर अपने डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि आरबीआई ने भी कहा कि ये साल 7% जीडीपी ग्रोथ रहेगा। तो मुझे बताइए कि वर्ल्ड में कितनी ऐसी कंट्रीज है, इतनी साइज की कंट्रीज है जिनकी इतनी स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ है। अपने जो फिस्कल पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, उन्होंने काफी लास्ट 2-3 साल में बहुत सही तरीके से काम किया, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरसीज न्यूज पढ़िए जरूर, बट उस पर ज्यादा पैनिक मत कीजिए, और शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली आपको फ्लोज पे ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में फ्लोज पे ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ओवरसीज की बातें पढ़िए, समझिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या वैसा, अब ठीक है, अगर आप देखिए हमने आपकी बातें समझी, अब जब ये एक पेनफुल दौर है, और माइट भी शायद अगर 1-2 महीने अगले पेनफुल रहें, ये अनसर्टेनिटी रहे, एक टिपिकल इंडियन इन्वेस्टर को अपनी जो स्टॉक पिकिंग का मोड या फिर जो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखना चाहिए? हमने देखा पिछले 5-7 दिन की टर्बुलेंस में बाजार ने अपने आप को डिफेंसिव्स की तरफ मोड़ लिया, एफएमसीजी की तरफ, फार्मा की तरफ। सर, आप इन टर्बुलेंस के बीच में, अनसर्टेनिटीज के बीच में किन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? पिकिंग कहाँ पे ज़्यादा आप लोगों ने करी है इस वक्त? जहाँ पे बिजनेस मोमेंटम देखेंगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज में बिजनेस मोमेंटम बहुत अच्छा है, बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, एंड जैसे ही थोड़ा एफपीआई सेलिंग पे रुकेगा तो वो सेक्टर सबसे पहले आगे बढ़ेगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा तेजी आएगी। बड़े वाले बैंक्स
वहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है, बिकॉज एफपीआई सेलिंग आती है तो उन्हीं पे इम्पैक्ट होता है। बट छोटे वाले बैंक जो हैं, आज भी दो बैंकों ने अपने क्वार्टरली नंबर्स वगैरह जो वॉल्यूम बिजनेस का जो डिटेल दिया, तो उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो अगर आप इन्वेस्टेड है फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स वगैरह में तो बहुत बढ़िया, और नहीं है और अगर कोई भी कारण से मार्केट घटता है तो वहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है। दूसरा सेक्टर जो कॉन्ट्रा व्यू मेरा वह है दैट आईटी सर्विसेज सेक्टर ऊपर से मेरे ख्याल से 30 से 40% सभी स्टॉक घट गए हैं, और आज दिन हर एक व्यक्ति हर एक ब्रोकरेज हाउस के व्यू थोड़ी नेगेटिव है उस सेक्टर पे। मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज पॉसिबली डिस्काउंटेड इन द स्टॉक प्राइसेस। मुझे नहीं मालूम कि 1 महीने 2 महीने में आपको रिटर्न बनेगा कि नहीं, बट मीडियम टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी अच्छी कंपनियां जो कैश जनरेटिंग बिजनेसेस है वो अच्छे वैल्यूएशन पे, और इनका बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है, 1-2 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, तो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपने जो कहा कि कंज्यूमर कंपनीज में ग्रोथ आ रही है, तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो जो जो बिजनेसेस जहां पर कैश जनरेशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आईटी कंपनीज है, आपकी फार्मा कंपनीज है, कंज्यूमर कंपनीज है, जिनको कैश की जरूरत नहीं है, वो डिफेंसिव माहौल रहेगा उनमें, और उनमें इन्वेस्टर जरूर इन्वेस्ट करेंगे इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा मोमेंटम रहेगा। कंज्यूमर कंपनीज में दूसरा ये भी बेनिफिट आना चाहिए कि जो इनपुट प्राइसेस वगैरह बहुत प्रेशर था उनको पिछले 2 क्वार्टर में, मेरे ख्याल से ये क्वार्टर की कमेंट्री के साथ साथ थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड उनमें जो इनपुट प्राइसेस वगैरह का जो मार्जिन पे प्रेशर था वो भी आपको दिखेगा कि कम होते जाएगा, तो उसकी वजह से भी स्टॉक प्राइसेस में अभी पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। फार्मा ओवरऑल आप देखेंगे तो रिटर्न्स वगैरह बहुत अलग अलग बिजनेसेस हैं, और जो भी ज्यादा यूएस फोकस्ड कंपनीज हैं उनमें प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहां जेनरिक फार्मा प्राइसेस कंटिन्यूसली घटते जाते हैं। बट डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज जो है या स्पेशलिटी फार्मा कंपनीज जो है उनमें जरूर बिजनेस मोमेंटम बढ़िया बनेगा। तो कारवा सर, आप कह रहे हो ये जो वॉलेटिलिटी, ये करेक्टिव मूव जब भी आ रहे हैं, ये कोई घबराने की जरूरत है नहीं, हमें एक्यूमुलेट करना है कोई सिलेक्टिव बैंक्स, आईटी, कंज्यूमर नेम्स। ये भी लग रहा है क्या कि अगर पेन आया भी तो हम जो करेक्शन में जाएंगे शायद प्राइस वाइज डैमेज ज्यादा ना हो, हम शायद टाइम वाइज डैमेज ज्यादा देखें? ऐसा हो सकता है क्या, टाइम वाइज करेक्शन में चले जाएं? नहीं जरूर, बट आई थिंक थोड़ा प्राइस करेक्शन भी होगा तो भी आई थिंक आपको थोड़ा एवरेज करने की जगह रखनी चाहिए। बट आपने सही कहा कि मोर देन प्राइस करेक्शन समय टाइम करेक्शन हो सकता है, एंड इन्वेस्टर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई थिंक शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स आना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर सही स्टॉक्स है तो आई थिंक मीडियम टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न्स बनेंगे। ये बाय द डिप वाला मार्केट अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है, बट क्वालिटी कंपनीज के अंदर आई मीन पुअर मैनेजमेंट, पुअर बैलेंस शीट, उन कंपनियों में अभी फिलहाल बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती से समझो नेगेटिव एनवायरनमेंट या ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा और भी एक्सटेंड हो गया तो बड़ी कंपनियां हैं या जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो मार्केट लीडर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी है टू हैंडल दैट एंड टू कम आउट ऑफ इट। वीक कंपनियों में तकलीफ हो सकती है, तो पोर्टफोलियो को बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहिए। अच्छा कावा साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे। अभी हम आज भी जब ऑटो कंपनियों की सेल्स फिगर के बारे में बात कर रहे थे तो अच्छी सेल्स फिगर्स थी, स्पेशली अगर देखिए मारुति अच्छी सेल्स फिगर पोस्ट करी, नए लॉन्चेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है। अगर आप देखें प्री लॉन्च बुकिंग जो काफ़ी अच्छी खासी हैं, लुक एट M&M, अब उनके पास एक EV व्हीकल भी है। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ एक प्राइस पे अच्छी लगती है। सिंस इट्स अ फेस्टिवल आई थिंक मंथ, मेरा ये प्रश्न पूछना काफ़ी ज़रूरी है। निफ्टी जो ऑटो था उसने एक गजब का मूव दिया। आई मीन मार्च 2020 में जो इंडेक्स 4700 का था, आज ये करीब करीब 12,000 की ट्रैजेक्टरी में है सर। ऑटो को अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऑफलोडिंग करना ठीक रहेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं कमिटेड रहिए, या फिर इनफैक्ट थोड़ा सा कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तरफ चले भी जाइए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, वहाँ अपना पैसा नहीं बना है अभी? अभी भी मोमेंटम है, अभी तो साइकिल से बाहर निकले हैं ऑटोज, एंड मेरे ख्याल से आने वाले 2 साल में अभी भी अच्छे रिटर्न बनेंगे, तो आपके
आपके रिटर्न ऑलरेडी पोर्टफोलियो में बन गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बट अभी भी पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, अलग अलग सिलेक्टेड कंपनीज में अपॉर्चुनिटी फिर से आने वाले 2 साल के हिसाब से बढ़िया ही है। मोमेंटम अभी शुरू ही हुआ है। और ऑटो एंसिलरीज भी, उसमें भी लोकल बिजनेस प्लस एक्सपोर्ट्स की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो ऑटो एज ए सेक्टर हम बहुत पॉजिटिव है, सिलेक्टिव पॉजिटिव। और अभी भी इन्वेस्ट, अगर दाम घटे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मुझे नहीं लगता है कि स्विच करके ऐसा कोई अलग सेक्टर मिल जाएगा जिसमें आपको वहां पे सुपीरियर रिटर्न बनेंगे। आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना चाहिए कि आप जो स्विच कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वहां दूसरे सेक्टर में आपको रिटर्न शायद बेटर बन सकते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज अभी भी ऑटोज में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको पॉजिटिव ही रहकर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। स्टे लॉन्ग ऑन ऑटोज, ये अगर आप देखें कावा साहब की बात है, और उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर आप देखें इस जोन से या फिर स्पेस से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, कुछ थीम्स जिन्होंने पिछले 2 साल में पैसा बना के दिया बार बार, वो थी केमिकल, अभी भी अगर आप देखें पैसा कमा के दे रही है, लेकिन इस कोविड के दौर में होटल्स, पोस्ट अगर आप देखें आई थिंक कोविड, होटल्स ने जो मूव दिया, आई मीन हमने अपने करियर में इंडियन होटल्स पे इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं देखा था। आज भी आपके साथ बातचीत करते करते सर स्टॉक्स 52 वीक हाई पे, ऑल टाइम हाई पे, और लगभग 2 साल के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। लुक एट ताज जीवी के एट 52 वीक हाई। इस स्पेस में अगर आप पैसा कमा चुके हैं तो कमिटेड रहें क्या? अभी भी आपको लगता है कि ये स्पेस पैसा बना के देगा, जिस प्रकार के रूम टैरिफ्स हैं, जिस प्रकार की डिमांड है उसको देखते हुए, या फिर यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बना चुके हैं तो उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने का टाइम है? जी देखिए, ऐसा है कि होटल्स में जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स है एंड वेरी हाई, एंड लेकिन होटल कैपेसिटीज ओवरनाइट क्रिएट नहीं हो सकती है। कोई भी होटल आप खड़ा कीजिए तो उसको 3, 4, 5 साल लगते हैं तो कैपेसिटीज क्रिएट करने के लिए। तो आने वाले 2-2.5 साल में ऐसे कोई बहुत बड़ी कैपेसिटीज ऐड नहीं होने, रूम्स नहीं ऐड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम है एंड वो रहेगा, अभी भी मोमेंटम रहेगा। स्टॉक्स जरूर अच्छे चल रहे हैं और थोड़े और भी बेटर होंगे। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए बहुत बढ़िया है। आगे भी अभी मुझे तो लग रहा है कि मोमेंटम 2-1 साल तक तो और बना रहेगा, अगर ऐसे इंडियन इकोनॉमी ठीक रही। और अभी भी ग्लोबल ट्रैवलर्स तो अभी तक शुरू हुए ही नहीं है फुल स्पीड से आना। ये तो सिर्फ लोकल ट्रैवलर्स की वजह से, और बिजनेस ट्रैवल भी अभी पिकअप हुआ है। बट जब जिस दिन ग्लोबल ट्रैवल शुरू हो गया एंड तो उससे तो फिर बहुत ही बेटर और भी पार्टिसिपेशन, आई मीन और भी मोमेंटम रहेगा बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है टू स्टे इन्वेस्टेड इन सम ऑफ द गुड नेम्स इन द इंडस्ट्री। कृष्ण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से व्यू शेयर करने के लिए, और वो कॉन्फिडेंस हम सबका थोड़ा सा वापस बढ़ाने के लिए। ग्लोबल क्यूज Thank you, ज्यादा, madam. आप ज्यादा लंबी धन्यवाद। कमेंट्री मत दिया करिए, ग्लोबल क्यूज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग डिकपल्ड हो चुके हैं। आप मेरी बात उसी से लेते ही नहीं है। वही बात कृष्णा सर कह रहे हैं। हम अलग हैं। फिर ऐसे में सब बिकवा दिए आप विकास, कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा है क्या? कुछ फार्मा और डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर रेड्डीज दिखाइए, वो भी अब मूव कर रहा है और बढ़िया मूव कर रहा है। आज फार्मास्यूटिकल चमक, फार्मा एफएमसीजी पिछले कुछ दिनों से हाईलाइट बने ही हुए, और ये देखिए डॉक्टर रेड्डीज का मूव। जरा स्टॉक को देखिएगा विकास। जी आशीष जी, अगर फार्मा की बात करूं तो फार्मा में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डी की बात करूं तो ऊपर में 4500 के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 3940 यहाँ पे इंट्राडे बेस पे अभी सपोर्ट बना चुका है। और फार्मा की बात करूं तो हमने हमारे यहाँ पे सिप्ला भी रिकमेंड कर चुके थे लास्ट वीक में, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज भी कैरी होते देखने मिल रहा है। तो नेगेटिव मार्केट में मुझे लगता है थोड़ा बहुत फार्मा यहाँ पे सपोर्टिव है मार्केट के लिए। तो सिप्ला भी यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और डॉक्टर रेड्डी की बात करूं तो ऊपर में 4570 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन में भी हमने देखा है कि ऊपर की रेंज में वो पकड़ के रख रहा है, और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ओके, रखिएगा रडार पे और दिखाइए वीरू को। वीरू अपना सवाल पूछिए।
जी हाँ, मेरा सवाल था ये जो फूल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फूल का नाम क्या है और भारत के किस राज्य से इसका संबंध है? ये था प्रश्न आशीष। पढ़ा आशीष आपने? और नहीं पहले उत्तर विकास की बारी पहले। विकास ने उस दिन बोला था, हम लोगों ने बोला नहीं कहीं विकास आंसर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विकास सॉरी उस दिन रोकने के लिए, लेकिन लकीली आप ही हैं आज के दिन भी। तो बताइए भाई क्या बोल रहे थे उस दिन आप? जी हाँ, मुझे ही चांस मिला। देखो इसको हम, मेरे एक फ्रेंड है उसके घर पे ये एक बार आया था, तभी मुझे इसके बारे में पता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म कमल। जहाँ पे ये रात को ही यहाँ पे ओपन होता है, हिमालय में पाया जाता है, मोस्टली केदारनाथ के आसपास ये पाया जाता है। उनके घर पे जाने के बाद मुझे पता चला कि रात के दिन ही ये जिसको देखने मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, तो इसलिए उसको ब्रह्म कमल बोला जाता है। और ये केदारनाथ और हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है, जहां से यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग लेके आते हैं। बट ये बहुत कम चांस मिलता है कि जिनको मौका मिले रात के दिन ये खिलने के बाद देखने के लिए। मोस्टली ये जुलाई से सितंबर के बीच में ये फूल आता है। ये मुझे इतना ही मालूम है इस फूल के बारे में, तो इसको ब्रह्म कमल कहते हैं। अच्छा हुआ उस दिन आपको रोक दिया हम लोगों ने, नहीं तो क्वेश्चन ही गिर जाता हमारा वहीं के वहीं। वीरू, ये इसका जो दूसरा एक्चुअल नाम है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मैंने फिर प्रोनाउंसिएशन में तो ससुरिया लग रहा था। फिर वो सॉसेरिया ओब्लाता, सॉसेरिया ओब्लाता, वो है वो ससुरिया ओब्लाता। और वीरू ने पता है क्यों पूछा? इसका एक और है। हाँ, ये सही कह रहे हैं वीरू। ब्रह्म कमल तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया था। और हिमालयन रीजन में ये कहते हैं किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर्स, लेकिन वीरू के रडार पे इसलिए नहीं आया होगा। वो आया इसीलिए है क्योंकि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी ये ससुरिया ही है, सॉसेरिया ही है। सॉसेरिया है उत्तराखंड का, अगर आप देखें स्टेट फ्लावर भी है। और ये बताऊं आपको आशीष, जब अगर आपको देखना हो तो इसी समय अवधि में आप जाइएगा कभी वैली ऑफ फ्लावर, वहां पे आपको मिल जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा थोड़ी लंबी होती है, आपको 5-6 घंटे की ट्रैकिंग भी मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने एक अपना जीवन का लक्ष्य रखा है। अभी समय तो नहीं है, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर जरूर जाना है। और ये बर्मा, साउथ ईस्ट चाइना और साउथ वेस्ट चाइना, माफ़ कीजिएगा, और उत्तराखंड हिमालयन रेंज में होता है ये। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसकी मिनिमम हाइट जो होती है जिस पे ये होता है वो है करीब करीब 4000 से 3800 से 4500 मीटर। तो आप समझ लीजिएगा। और याद रखिएगा आशीष, इस फ्लावर को ना पैरालिसिस की मेडिसिन में, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बस मैं पढ़ भी रहा था, टिबेटन मेडिसिन आयुर्वेदा में बहुत हाईली वैल्यूड है ये। वीरू कह रहा है ये समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर ही मिलेगा, है ना वीरू? 4000 मीटर कह रहा हूँ मैं। मीटर? 4000 मीटर की ऊंचाई पे। नहीं माफ कीजिए, 4000 फुट, माफ कीजिए, सॉरी समुद्र तल से 5000 फुट की 4000 फुट। ठीक है, तो बेसिकली हिमालयन रीजन में ही मिलता है। तो हिमालयन रीजन में जो आता है वो साउथ वेस्ट चाइना भी आ गया, भूटान भी आ गया, इंडिया में उत्तराखंड आ गया, पूरा रीजन, इन सब जगह ये फ्लावर पाया जाता है। आप में से बहुत लोगों ने देखते ही जवाब सटीक दे दिया था। आज का भी एक इमेज, आज का सवाल क्या है? जय, देखिए आज आशीष आपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में बात की थी, ठीक है ना? ये जमाना कॉम्बैट का है, यानी अपने आप लड़ने वाले, अगर आप देखें एयरक्राफ्ट या फिर जो भी अगर आप आपके पास व्हीकल है उसको छोटे से छोटा कर दो, ठीक है ना? यही अगर आप देखें तो आज मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक और आई मीन जो क्रिटिकल चीज़ है। लेकिन भारत ने अब तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा यूज़ किया है, ये बताना है आपको। इंटरेस्टिंग है सवाल और उत्तर भी इसका इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर यानी एयरक्राफ्ट कौन सा भारतीय सेना ने, वायुसेना ने अब तक इस्तेमाल किया है, इसका आपको नाम बताना है आशीष। सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर, अपन तो वैसे ही ऑस्ट्रक रहते हैं हेलीकॉप्टर को देख के, तो उसके आगे ध्यान नहीं दिया कभी कि सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये इमेज काफी डायरेक्टर साहब, तो इसमें असली इमेज तो लगाई नहीं होगी आपने, आई एम श्योर ऐसी प्रॉक्सी हेलीकॉप्टर की इमेज लगा रखी है। लेकिन ये वीरू का सवाल है जिसका जवाब लेके लौटेंगे विकास कल 10:20 पे। चलिए, इट्स नॉट परफेक्ट, ओवर टू यू। आज जवाब देना नहीं है। आज सब चुप है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने।
तो इस बीच आपका जो मार्केट है वो 110 पॉइंट नीचे है निफ्टी, और अभी सब तरफ दबाव बन गया। बैंक निफ्टी भी 1% से ज़्यादा गिर गया है, 400 पॉइंट वहाँ पे भी है। प्रेशर, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि दबाव रहेगा, ग्लोबल मार्केट में बहुत प्रेशर है, तो उसका असर हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है। चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले, लेकिन आपको सुर्खियाँ सुनाते हैं।